गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 9th लेक्चर में, ठीक है। आज हम लोग बेसिकली गॉस लॉ की बात करेंगे। गॉस लॉ के कुछ डेरिवेशंस करने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे डेरिवेशन जो एग्जाम में पक्के तौर पे आने के चांसेस होते हैं, उनको आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग गॉस लॉ समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। लेट्स स्टडी गॉस लॉ फर्स्ट, ठीक है। गॉस लॉ को अगर समझने की कोशिश करें तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मान लीजिए कि एक सिस्टम ऑफ कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि हमने एक सरफेस बनाया, क्लोज सरफेस। ये क्या बनाया? क्लोज सरफेस। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट कहता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। यानी गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस is equal to 1/ε0 times total charge enclosed within the surface। याद रखिएगा, इस क्लोज सरफेस में बाहर का रखा हुआ कोई चार्ज फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उसके वजह से फील्ड पास नहीं करेगा, उसके वजह से फील्ड पास करेगा, लेकिन जितना एंटर करेगा उतना ही एग्जिट भी करेगा। इसीलिए कहते हैं कि आउटर चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 0। क्लियर है? इसीलिए कहते हैं कि टोटल फ्लक्स inside closed surface only depends upon charge enclosed within the surface। और charge enclosed कितना होगा? Is this clear to all of you? क्या सबको ये क्लियर है? Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। यही इकलौता लॉजिक है गॉस लॉ का। गॉस लॉ के बारे में याद रखना, किसी क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल फ्लक्स होगा विल बी 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट और डिराइव। सब लोग हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सब लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की बात करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पहला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। याद रखिएगा, हमने कूलम्स लॉ का यूज करके फाइनाइट लाइन चार्ज निकाला था, इनफाइनाइट हम निकालेंगे। गॉस लॉ से हम सिर्फ इनफाइनाइट लाइन चार्ज को डिराइव कर सकते हैं। तो सब लोग एक काम करें, सब लोग हेडिंग डालें एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। मान लीजिए कि हम किसी पी पॉइंट पे, चाहते हैं, मान लीजिए हम किसी पी पॉइंट पे चाहते हैं कि यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो याद रखिएगा, गॉस लॉ की मदद से कभी भी फॉर्मूला डिराइव करना हो तो सबसे पहले हमको एक क्लोज सरफेस चाहिए होता है। बिना उस क्लोज सरफेस के हम कभी भी गॉस लॉ नहीं लगा सकते। तो एक सवाल होना चाहिए कि एक लाइन चार्ज है, उसके लिए क्लोज सरफेस कैसा हो। तो हम चाहते ऐसा है कि क्लोज सरफेस ऐसा हो कि सिमेट्रिकल हो, चारों तरफ से सेम हो। तो एक लाइन चार्ज के चारों तरफ से सेम कैसा बनेगा? सिलिंड्रिकल बन सकता है क्या? अगर मुझे क्लोज सरफेस बनाना है तो क्या हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्या? क्या हम लोग ये क्लोज सरफेस बना सकते हैं क्या? दिस इज द गॉसियन सरफेस। ये सबसे पहला चीज तो ये आना चाहिए। ये क्या है? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस हमने मान लिया। हमने क्या लिया? एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया। इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे, देखते हैं। कंसीडर
अ गॉसियन सरफेस, बिल्कुल इमेजिनरी सरफेस है, बिल्कुल बिल्कुल ये इमेजिनरी सरफेस है। गॉसियन सरफेस ऑफ सिलिंड्रिकल शेप, of cylindrical shape of radius r, of radius r and length L। बोलिए क्लियर है क्या? हमने L लेंथ का और R रेडियस का एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया, क्लोज सरफेस बना दिया। अब सवाल आता है कि क्लोज सरफेस में कितने पार्ट तरह के सरफेसेस हैं? तो कुल मिला के गौर से देखें तो 3 तरह का सरफेस है। एक सरफेस ऊपर वाला है, मान लिया हमने इसको 1। दूसरा सरफेस ये कर्व्ड सरफेस है, मान लिया 2। और तीसरा सरफेस क्या है? नीचे वाला। याद रखिएगा सिलेंडर है, एक ऊपर का, एक नीचे का और एक साइड का, पूरा का पूरा 3 तरह के सरफेस मौजूद है। अगर मैं बात 1 की करूं तो 1 वाले पार्ट का एरिया किधर होगा? एरिया कुछ ऐसे होगा क्या? अगर मैं 2 वाले की बात करूं तो 2 वाले का एरिया कुछ ऐसा होगा क्या? अगर मैं 3 वाले की बात करूं तो 3 वाले का एरिया कुछ ऐसा होगा क्या? मैं तीनों का देख रहा हूं, मैं A1, A2 और A3। इज इट क्लियर क्या? अगर मुझे कोई बोलेगा कि इस पूरे क्लोज सरफेस का फ्लक्स बताइए, याद रखिएगा टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस को कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। याद रखिएगा टोटल फ्लक्स को हम लोग क्लोज सरफेस के थ्रू हम लोग कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? ई डॉट डी ए। ठीक है, अगर मैं बोलूं इस पूरे क्लोज सरफेस की बात करूं तो ये क्लोज सरफेस कुल मिला के 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक सरफेस 1 हो जाएगा, सरफेस 1 हो जाएगा ई डॉट ए डी ए। एक सरफेस 2 हो जाएगा ई टू डॉट डी ए। एक सरफेस 3 हो जाएगा तीन तरह के सरफेस है मेरे पास। ठीक है, मैं एक एक करके देखता हूं। पहले सरफेस को देखते हैं। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से फील्ड कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा क्या? अगर मैं बोलूं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो फील्ड कुछ ऐसा होगा क्या? तो क्या ई और ए के बीच एंगल 90 बन रहा है क्या? तो अगर 90 बन रहा है तो ई डॉट डी ए कितना हो जाएगा 1 की वजह से? 0। अगेन देखते हैं, थर्ड की वजह से देखते हैं, थर्ड में भी क्या 90 डिग्री बन रहा है क्या? मैं दोबारा समझाऊंगा, टेंशन मत लो, एक बार समझ लो। अभी एक बार समझ लो, मैं दोबारा अलग से फिर से लिखवा दूंगा, समझा दूंगा। 0। तो मेरा 2 पार्ट तो 0 हो गया। तीसरा पार्ट देखते हैं। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज से देखूं तो फिर फील्ड कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। इस बार ई और ए के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। तो ई डॉट डी ए कॉस 0। ई तो आर डिस्टेंस पे सेम ही रहेगा, तो ई को कांस्टेंट कर लिया, बाहर ले लिया। तो ई इक्वल इनटू डी ए टोटल एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल। ई इक्वल्स 2 पाई आर एल। तो मेरा टोटल फ्लक्स जो आ गया इक्वल्स टू कितना आ गया? ई इंटू 2 पाई आर एल। मुझे बताओ कितने लोगों को 5% भी समझ में आया? नहीं तो मैं दोबारा समझाऊंगा। मैं आपको दोबारा बनाऊंगा, कुछ लोग लेट भी आए हैं। कितने लोगों को थोड़ा भी समझ में आया? टेंशन नहीं है, लिखने का भी टेंशन मत लो, मैं लिखवा भी दूंगा डिटेल में। आप समझने की बात करो। ठीक है निमेश, वेरी गुड। रिपीट कर दो, एकदम थोड़ा सा है, कोई बात नहीं, अगले बार ध्यान से देखना। आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुका है। रोशन सही है। अब मैं फिर से आप लोग से शुरू करवाऊंगा काम। ये चलो अब ये डिलीट कर रहा हूं, फिर से सब कुछ आप लोग से करवाऊंगा। आप मुझे एक एक करके हिंट दोगे और बिल्कुल सेम चीज करूंगा। अभी जानबूझ के रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि पहला डेरिवेशन है। पहला डेरिवेशन से पूरा प्रोसेस समझ में अगर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी आगे।
गिव मी 30 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं। अब मैं कह रहा हूं, मेरे मसला समझना, मैं चाहता क्या हूं? मैं चाहता हूं कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज से p डिस्टेंस, r डिस्टेंस पे फील्ड निकालो। मेरा बस इतना ही मकसद है, मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि r डिस्टेंस पे फील्ड निकालो। देखो आपको फॉर्मूला पता है, मुझे पता है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से आप कूलम्स लॉ से मुझे फील्ड बता दोगे, लेकिन हम गॉस लॉ से कैसे निकालेंगे? तो गॉस लॉ के लिए हमेशा याद रखना कि अगर गॉस लॉ लगाना है तो पहले एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस आपको बनाना पड़ेगा। उसके बिना आप गॉसियन सरफेस लगा ही नहीं सकते, गॉस लॉ लगा ही नहीं सकते हो। तो एक सिंपल सा सवाल है, एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, ऐसा गॉसियन सरफेस जो चारों तरफ से सिमिलर हो, ऐसा सरफेस जो चारों तरफ से सिमिलर हो, एक लाइन चार्ज की वजह से कैसा बनेगा? आप बताओ, स्फेरिकल बन सकता है क्या? आप मुझे बताओ, क्या स्फेरिकल बना सकते हैं क्या इसके अराउंड? नहीं। बेस्ट क्या होगा? सिलिंड्रिकल ही होगा क्या? अगर इसके अराउंड मुझे क्लोज सरफेस बनाना है तो आप मुझे बताओ कि बेस्ट सरफेस कौन सा होगा, स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल या क्यूबॉइडल? सिलिंड्रिकल। तो इतना तो सब लोग मान चुके हो कि सिलिंड्रिकल बनाना है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं बस कह रहा हूं कि इस आर रेडियस का सिलिंड्रिकल सरफेस बना देते हैं। ठीक है, चलिए सिलिंड्रिकल सरफेस हो गया। इसमें किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ। जिनको भी पहली बार समझ में नहीं आया था, कोई तकलीफ है क्या? हमने क्या किया, एक सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस डब्बा बना दिया, चारों तरफ से क्लोज कर दिया उसको। अब मैं चाहता हूं कि इसके अक्रॉस गॉस लॉ लगाओ। ठीक, याद रखिएगा गॉस लॉ क्या कहता है। गॉस लॉ का स्टेटमेंट समझिएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। ठीक है, चलो इसके पहले ना ये जो बनाया है ना गॉसियन सरफेस, इसको लिखना भी पड़ेगा, तो लिख लिया जाए। सब लोग साथ साथ लिखेंगे। कंसिडर अ गॉसियन सरफेस, a Gaussian surface, consider the Gaussian surface, ये अपने हिसाब से लिखना है, consider the Gaussian surface of cylindrical shape with radius r and length l। रेडियस r एंड लेंथ है, ठीक है, मतलब कि हमने इसका लेंथ पूरा का पूरा क्या ले लिया, l ले लिया, और रेडियस क्या ले लिया, r ले लिया। ठीक है, सिर्फ क्लियर है? तो सबसे पहला चीज तो मुझे कोई पूछे कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो मैं तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लिखूंगा। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ का स्टेटमेंट कहता है टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस को ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन टोटल क्लोज सरफेस में इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन सरफेस। इसको जब मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था तो टोटल फ्लक्स लिखवाया था बस, लेकिन याद रखिएगा इसको ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी ए, और ये जो गोल मार्क बना हुआ है ये शो करता है क्लोज सरफेस, पूरे सरफेस के लिए। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई क्या? ये अभी जो कर रहे हो ना, ये बहुत बार करना है अपने को, जो अभी कर रहे हो ना, आज पूरे क्लास में यही करना है अपने को।
तो ध्यान दोगे एक बार तो पूरा क्लास वाला सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक बार में। थोड़ा ध्यान देना है, बड़ा आज ही 4 डेरिवेशन निकल जाएंगे। बोलिए हो गया? सब लोग इतना लिखें जल्दी से। अब एक सीधा सा पॉइंट है कि जो क्लोज सरफेस हमने बनाया है, क्या सब सरफेस एक तरह का ही है? क्या स्फेरिकल में तो चलो सब सरफेस एक तरह का होता है, पर क्या सिलेंडर में सारे सरफेस एक तरह के हैं क्या? रोशन, रोशन क्या सारे सरफेस एक तरह के हैं क्या? क्या आप सब लोग मानते हो कि सरफेस में कुल 3 तरह के सरफेस हैं? अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं तो ऐसे नाम दूंगा, एक सरफेस 1, एक सरफेस 2 और एक सरफेस 3। कहने का मतलब कि कुल 3 तरह के सरफेसेस है, बाउंडेड है, तो तीनों के क्रॉस फ्लक्स निकालना पड़ेगा। टोटल पूरे सरफेस से अगर फ्लक्स निकालना है तो तीनों के क्रॉस अलग अलग निकाल लेते हैं। तो 1 की वजह से अगर देखें तो 1 का तो अगर आप आंख बंद करके कहोगे, एरिया जो आपका होगा, एरिया जो होगा आपका कैसा होगा? लेकिन एक परेशानी है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके वजह से किसी दिन भी फील्ड देखोगे तो क्या ये हमेशा अवे नहीं होगा क्या? आप बताओ, क्या ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड हमेशा अवे नहीं होगा क्या? बोलिए, बोलिए, पहला सरफेस समझ में आ रहा है क्या? क्या पहले सरफेस में जो फील्ड और ए के बीच एंगल 90 डिग्री बनता दिख रहा है क्या आपको? देखो हम बाद में यूज करेंगे इसको, एंगल 90 बनता दिख रहा है क्या? चलो तीसरे की बात करते हैं, तीसरा का वेक्टर। क्या A3 वेक्टर कह सकते हो क्या इसको? सही बात भी है, लेकिन ई वेक्टर कुछ ऐसा होगा क्या? अनिमेश, एरिया मैंने बताया था कि सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर। ठीक है अनिमेश, तो क्या अब कह सकते हैं क्या कि इसमें भी एंगल 90 डिग्री होगा? बोलिए। तो इन दोनों का तो बहुत सॉर्टेड है। अच्छा मैं कह रहा हूं कि इस सरफेस पे देखते हैं, 2 सरफेस पे देखते हैं, तो इसके वजह से जो आपका एरिया होगा वो कैसा होगा? ठीक है, मान लेते हैं एरिया डीए होगा और ये कुछ ऐसे होगा, और मेरा ई जो होगा वो भी क्या होगा, कुछ ऐसे होगा। तो एक बात तो समझ में आ गया कि तीनों सरफेस में 2 का फैक्टर 0 हो जाएगा, तीसरे का बचेगा। मैं सबसे पहले इस क्लोज सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। मैं एरिया के बजाय डी एरिया लेता हूं, छोटा एरिया लेता हूं। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? बोलिए कोई दिक्कत है क्या इसमें? हमने कुछ नहीं किया, हमने 3 पार्ट में तोड़ दिया इसको। 3 पार्ट में जब हमने तोड़ा तो हमको एक बात क्लियर है कि इस 1 की वजह से 0 हो जाएगा, इस 3 की वजह से 0 हो जाएगा। रीजन भी लिख दीजिएगा, एज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमारे पास सिर्फ एक बचेगा, ई डॉट डी ए कॉस 0, ई डी ए कॉस 0 इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज। अच्छा सिलेंडर के अंदर कितना लेंथ है? लैम्डा है क्या? सिलेंडर के अंदर कितना लेंथ है? एल है क्या? सॉरी, सिलेंडर के अंदर लेंथ कितना है? एल। तो क्या क्यू इनक्लोज अगर मेरे से कोई पूछेगा, क्यू इनक्लोज पूछेगा, क्यू इनक्लोज पूछेगा तो क्या कह सकते हैं? लैम्डा इंटू एल। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो क्या कह सकते हैं? इनक्लोज की जगह क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू एल। बोलिए, अब हमारे पास क्या बचा?
देखो cos 0 का वैल्यू होता है 1, ई को कर देंगे बाहर, ई को कर देंगे बाहर क्योंकि कांस्टेंट हर जगह तो सेम ही रहेगा ई, ठीक है। और टोटल एरिया कितना होगा, एरिया टोटल कितना होगा, एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, याद रखिएगा। एक सिलेंडर का पूरा कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू एल। ये एल और एल कैंसिल हो गया और फाइनल ई इक्वल्स टू आ रहा है 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हटा देते हैं ऊपर में, 1 की जगह क्या लिख देते हैं, लैम्डा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यही फॉर्मूला तो पढ़ा था आपने, याद कीजिए, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से यही तो फॉर्मूला पढ़ा था आपने, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बोलिए कहां पे दिक्कत है, सब लोग बताइए कहां दिक्कत आई। मैं कह रहा हूं 3 सरफेस का टोटल फ्लक्स। देखो पहले तो चार्ज इनक्लोज आपको निकालना पड़ेगा, एल लेंथ का सिलेंडर है, वायर है सॉरी, तो वायर का लेंथ एल है और चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा चार्ज। अगर थोड़ा साफ साफ लिख दूं, अगर मैं थोड़ा साफ साफ लिख दूं अगर, तो क्या लिख सकता हूं, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। क्लियर है, किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछो। और ये जो हम तरीका यूज कर रहे हैं एक बार में हो सकता है कि थोड़ी क्लैरिटी ना है, लेकिन जब पूरे डेरिवेशन को जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, या लॉजिक याद हो जाएगा, तब क्लियर हो जाएगा। याद कीजिए सब लोग, अपने कॉपी में देखिए, क्या फाइनाइट लाइन चार्ज में जो एक स्पेशल केस हमने बोला था कि इनफाइनाइट हो जाए, यानी θ1 और θ2 दोनों 90 हो जाए, उस केस में क्या यही फॉर्मूला आपको आया था क्या, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया था क्या। बोलिए, अभी 2 मिनट देखो, तुमको चीजें रट जाएंगी, अभी इतना डेरिवेशन करेंगे, अभी चीजें रटी रटाई हो जाएंगी, ठीक है। चलो होपफुली सबने अब लिख लिया होगा। चलो, ये सबसे 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 ज्यादा पूछा जाने वाला, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला, सबसे आसान चीज दे रहा पढ़ा रहा हूं अभी आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर, बड़े साफ साफ शब्दों में लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। जल्दी से देखिए सब लोग। दूसरा दूसरा हम एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। थोड़ा फिगर बड़ा बनाओगे, फिगर को थोड़ा बड़ा बनाओगे, क्योंकि एक ही फिगर को 3 केस में यूज करना है। मैं तो 3 तरह का फिगर बना दूंगा, लेकिन आपको एक ही को 3 बार यूज करना है, चाहे 3 अलग अलग ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, तो मान लीजिए कि हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया, उसको चार्ज दे दिया Q। आपको भी पता है कि कोई स्फेरिकल कंडक्टर लेते हो, कोई कंडक्टर, स्फेरिकल कोई कंडक्टर लेते हो, अगर आप उसको चार्ज दोगे तो सारा का सारा चार्ज बाहर सरफेस पे आ जाता है। क्या बात समझ में आ रही है, क्या क्या सबको याद है क्या, किसी भी कंडक्टर को अगर आप कोई भी चार्ज देते हो सारा का सारा चार्ज बाहर आ जाता है क्या। ये एकदम दिमाग में याद रखने वाली चीज है कि कोई कंडक्टर को जितना भी चार्ज दोगे सारा का सारा चार्ज बाहर आ जाता है, आउटर सरफेस पे आ जाता है। क्लियर है, तो हम क्या चाहते हैं, हम मान लेते हैं इसका रेडियस जो है, स्फेरिकल कंडक्टर का चार्ज तो Q है और रेडियस क्या है, R है। ठीक, अब हम चाहते हैं कि फील्ड निकालना कहां पे। सबसे पहले मैं चाहता हूं इनसाइड द कंडक्टर, यानी जो हमारा डिस्टेंस है, हमारा जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R से कम है। समझ में आ रही है, हम क्या चाहते हैं, ये तो ग्रेविटेशन में भी कराया था, हम क्या हो रहा है कि स्फीयर के अंदर निकालना चाहते हैं।
तो भाई स्फेयर के अंदर निकालना है तो तरीका तो है नहीं, एक ही है तरीका, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। अब गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करें, आर डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करें? तो आपको भी पता है गॉसियन सरफेस यहाँ पे एक ही हो सकता है, स्फेरिकल। एक पॉइंट के अबाउट गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? आर डिस्टेंस पे हमें हर जगह डिस्टेंस आर ही रहे, ऐसा कौन सा होगा? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया तो हम लिखेंगे कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। बड़ा सीधा हिसाब है, देखो हम चाहते हैं आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालना, तो कहीं भी आर डिस्टेंस पे चारों तरफ देखेंगे तो सेम ही होगा। तो हमने क्या ले लिया, पूरे सरफेस को ले लिया, गॉसियन सरफेस ले लिया। रोशन क्या स्फेरिकल क्लोज सरफेस होगा क्या? रोशन मुझे बता दो, क्या स्फेरिकल क्लोज होगा क्या चारों तरफ से? हेमिस्फेरिकल क्लोज होगा रोशन, और सिमेट्रिकल भी होगा। मैं स्फेरिकल की बात, हेमिस्फेरिकल की बात कर रहा हूँ रोशन। रोशन ने सवाल पूछा है कि हेमिस्फेरिकल लेंगे तो क्या होगा। रोशन मैं पूछ रहा हूँ क्या हेमिस्फेरिकल क्लोज होगा, और क्या उस ओ के अबाउट सिमेट्रिकल होगा? नहीं होगा ना। हम ऐसा चाहते हैं सरफेस जो ओ के आर डिस्टेंस पे चारों तरफ हो। तो क्या हो सकता है, हमने देखा था लाइन चार्ज से आर डिस्टेंस पे चारों तरफ हो, तो सारे पॉइंट को मिला दिया तो क्या बन गया, सिलिंड्रिकल। ठीक, चलिए ड्रॉ कर दिया। अब मैं चाहूंगा इस पे गॉस लॉ लगाने के लिए, ठीक है, गॉस लगाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, total flux enclosed within the surface is equal to 1 by epsilon naught times total charge enclosed। क्लियर बात है, 1 by epsilon naught times total charge enclosed, यही है गॉस लॉ कि पूरे क्लोज सरफेस में। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे क्लोज सरफेस है कितना, पहले तो आर डिस्टेंस में मान लेते हैं कि फील्ड कितना लग रहा है, ई लग रहा है, मान लेते हैं कि फील्ड लग रहा है ई, और मान लेते हैं कि एरिया वेक्टर भी किधर है, एरिया वेक्टर भी कितना है, डीए वेक्टर भी कितना है, उसी डायरेक्शन में होगा ना, परपेंडिकुलर ही होगा। दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा कितना है दोनों के बीच में, थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ये हर जगह याद रखना है, स्फेरिकल में ई और डीए दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होते हैं। अबे तो ई और डीए दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, एक ही सरफेस है, क्या लिखेंगे, ई डीए कॉस 0, कॉस 0। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं ई भी ठीक है, और टोटल स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना है, cos 0 का वैल्यू 1। टोटल स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना होता है, याद करिएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा क्या, बोलिए 4 पाई आर स्क्वायर होगा क्या, इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। बोलिए क्लियर है क्या? लेकिन एक दिक्कत हो गई। अच्छा, इस कंडक्टर जो हमने स्फेरिकल सरफेस किया उसके अंदर कोई चार्ज है क्या? सारा का सारा चार्ज तो बाहर है, क्या कोई चार्ज इनक्लोज है क्या? तो क्या हम कह सकते हैं कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0? तो क्या कह सकते हैं कि E इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। इसीलिए कहते हैं कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है। कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है क्योंकि सारा का सारा चार्ज सरफेस के बाहर चला जाता है, अंदर में कोई चार्ज इनक्लोज होता ही नहीं है, तो फील्ड क्या हो गया, 0। इज इट क्लियर क्या आर्यन, इज इट क्लियर क्या? क्या सबको समझ में आया कि पहले वाले में इनसाइड द कंडक्टर में हमारा सबसे बड़ा दिक्कत क्या आ गया कि अंदर में तो कोई चार्ज है ही नहीं, क्यू इनक्लोज 0, तो ई भी कितना हो गया, 0।
सब लोग क्या समझ में आया? हमने बोला कि गॉसियन सरफेस लिया पहले, तो चलो ले लिया, गॉस लॉ लगा दिया, ये तो सब में करना है, ये सब में करना है। गॉस लॉ लगाया तो सरफेस सिर्फ एक तरह का है, तीन तरह का सरफेस नहीं है, एक तरह का सरफेस। कौन सा? स्फेरिकल। हमने क्या लिखा? ई डॉट डी ए कॉस जीरो। बिल्कुल रोशन, सब एग्जाम में आता है, सब एग्जाम में आता है, ये 3-3 नंबर का एग्जाम में आ जाएगा, एक लाइन 2 लाइन में डिराइव हो जाता है सब। ई डी ए कॉस जीरो, ई डी ए कॉस जीरो, ठीक है। अब मैंने बोला कि ई और डी ए, याद रखिएगा कहीं भी सरफेस पे ई जो होगा और जो डी ए होगा, ई जो होगा और जो डी ए होगा, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा हमेशा, तो दोनों के बीच एंगल हमेशा क्या होगा? जीरो। ई और डी ए के बीच एंगल हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। तो ई डी ए कॉस जीरो हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब मैंने लिख दिया कि cos जीरो का वैल्यू तो 1 होता है, तो E चलो हर जगह सेम ही, आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे हर जगह E क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। हम इसीलिए तो सिमेट्रिकल सरफेस लेते हैं कि हम वो सारे पॉइंट चूज करना चाहते हैं जहां पे फील्ड सेम हो। ले लिया सेम। हम आर डिस्टेंस चारों तरफ क्यों लिए? ताकि हर जगह फील्ड सेम हो। तो E अपना कांस्टेंट है। अब आते हैं डीए। डीए का टोटल इंटीग्रेशन क्या होगा पूरे सरफेस का? 4πr² होगा। क्या सबको क्लियर है? चलिए इस बार सरफेस पे बनाते हैं। सरफेस पे, सरफेस का मतलब कि हमारा जो गॉसियन सरफेस का रेडियस होगा वो कैपिटल आर के इक्वल होगा। सारा का सारा चार्ज कितना है? इसी पे है, क्यू। ठीक है। तो अगेन अगेन अगर हम लोग देखें, अगेन ये हमारा, इस बार हमारा गॉसियन सरफेस क्या है? यही हो गया गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, बार बार एक ही चीज लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार जो लिखा है वही हमेशा एक बार ड्रॉ कर लिया। मान लेते हैं ये हमारा गॉसियन सरफेस है आर रेडियस का, और मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एरिया वेक्टर कैसे होगा? इस तरीके से होगा, डी ए, और हमारा ई कितना होगा? वो भी इसी के अलग होगा, ई। तो दोनों के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, कुछ चीजें हैं जो हमें आदत डालनी है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, total flux through closed surface equals to 1 by epsilon naught times total charge enclosed। ठीक। अच्छा फिर से लिखते हैं, टोटल क्लोज सरफेस को, एक ही सरफेस है, एक तो ई लिख सकते हैं, दूसरा छोटा एरिया डी ए, और दोनों के बीच एंगल कितना है हमेशा के लिए? cos जीरो, इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। याद रखिएगा सरफेस पे भी है तो उसको चार्ज इनक्लोज ही मानेंगे, सरफेस पे है तो भी उसको पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज ही लेते हैं हम लोग। क्यू इनक्लोज इक्वल टू कितना है? क्यू। क्लियर है? अब मैं cos जीरो तो 1 हो चुका है, ई कांस्टेंट है तो बाहर कर दिया, तो कितना हो जाएगा? डीए का इंटीग्रेशन, याद रखिएगा ई डीए का इंटीग्रेशन कितना होता है? टोटल एरिया पूरे स्फेरिकल सरफेस का कितना होगा? 4πr²। 4πr² इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया? ई इक्वल्स टू 1 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r²। ये तो आपको पहले से पता था, ये फॉर्मूला तो आपको पहले से पता था कि सरफेस पे कितना होता था? 1 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर, लेकिन आपने इसको गॉस लॉ से डिराइव किया। क्या क्लियर है सबको? ये कहीं दिक्कत हो पूछो। याद रखना, आप 2 में नहीं समझ में, तीसरे में समझो, चौथे में समझो, लेकिन एक बार समझ गया सब एक ही लॉजिक पे बनता है। क्या सबको स्फेरिकल कंडक्टर क्लियर है क्या? दूसरा दूसरा केस, एक बार 1 मिनट टाइम दो क्लैरिटी चेक करने के लिए और लिखो उसके बाद। मुझे लगता है 2 के बाद आप खुद ही आदत हो जाएगी लिखने की आपको।
तुम 2 मिनट रुको बस, 1-2 के बाद तो आप खुद ही बताओगे कैसे लिखना है। 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। हम कुल 9 बार ये करेंगे, अभी 9 बार। अभी हम स्फेरिकल कंडक्टर के सेकंड केस पे है, सरफेस पे। तीसरा आपको भी पता है क्या करना है अपने को। तीसरा आपको भी पता है कि इस बार हमें आउटसाइड देखना पड़ेगा। चलो, याद डेरिवेशन करने के प्रयास ना करें। 9-9 कितना याद करोगे? लॉजिक समझ लो एक बार। नहीं नहीं, सरफेस के बाहर नहीं होता रोशन, सरफेस पे होता है। इनसाइड नहीं रहता है, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है, ये कह रहा हूँ रोशन। याद रखना, कंडक्टर में सरचार्ज कोई इनसाइड नहीं रहता है, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। क्लियर है क्या रोशन? अब ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, और आपको समझ में आ गया क्यों। इसको वाइस वर्सा से कहते हैं, क्योंकि अंदर में फील्ड जीरो है तो सारा का सारा चार्ज बाहर चला जाता है। या दूसरा कहते हैं क्योंकि क्योंकि फील्ड जीरो है अंदर में, क्योंकि चार्ज ही नहीं है अंदर में, इसलिए फील्ड जीरो होता है। तो वाइस वर्सा ट्रू है। चलो थर्ड केस पे देखते हैं। यहाँ यहाँ मजा आना चाहिए थोड़ा सा। यहाँ मुझे आपका आपका हेल्प चाहिए। ये अगर हेल्प कर सकते हो मुझे, इस बार मुझे आउटसाइड द सर्फेस लेना है, तो क्या लेना पड़ेगा? क्या आर ग्रेटर देन आर लेंगे क्या? ठीक, कोई मुझे हेल्प करना चाहेगा क्या इसमें? एनीवन? कोई हैंड रेस करो, कोई हेल्प करना चाहेगा तो अनम्यूट करते हैं, बात करते करते आगे बढ़ेंगे। एनीवन? कोई नहीं? तो मुझे लगता है कर सकते हो तुम लोग। खैर चलो, इसमें मैं ही करता हूँ, इसको मैं डिराइव करता हूँ, लेकिन अगले वाले केस में मुझे कोई हेल्प चाहिए होगा। ठीक, चलो। हमने आर रेडियस का गॉसियन सर्फेस ले लिया, ये अपना कैपिटल आर का है। सारा का सारा चार्ज कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक, चलिए अब मुझे गॉसियन सर्फेस बनाना पड़ेगा। ठीक, तो मान लिया कि आर रेडियस गॉसियन सर्फेस बना दिया। मैं फिर से वही बात करूंगा, तो फिर से मैं जो देखूंगा कि मेरा ई वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ ही है, हर जगह सेम है, ई के दिमाग में लगाते हैं। और दूसरा क्या है? डी ए। डी ए भी सरफेस क्या है? बाहर ही है। दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। ठीक बात, चलो करते हैं। फिर से लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ का स्टेटमेंट तो हमेशा यूज करें। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या लिखेंगे? ई डॉट डी ए इक्वल्स टू 1/epsilon naught टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज। मुझे लगता है कि इतना तो आप मेरे बात से एग्री करोगे कि टोटल चार्ज इनक्लोज तो पूरा का पूरा चार्ज ही हो जा रहा है। क्यों? तो एक काम करते हैं, ज्यादा दिमाग में लगाते हैं, क्यू इनक्लोज है। अब जल्दी से इसको आगे बढ़ाते हैं। ई डॉट डी ए, सबको पता है कि ई को हम बाहर कर देंगे। ई डी ए थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, तो थीटा 0 है तो कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1। सिर्फ इंटीग्रेशन किसका बचता है? एरिया का ही तो इंटीग्रेशन बचता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डी ए कितना होता है? टोटल एरिया कितना होता है? 4πr²। गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया कितना होगा? 4πr², क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर गौर से देखें तो ई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 1/4π∈0 क्यू अपॉन r²। लॉजिक पे जाए, कुछ याद नहीं करना है। कोई तकलीफ है क्या? नहीं आया ना दीक्षा? सेम कैसे आया? स्मॉल आर है ना यहाँ पे, कैपिटल आर है क्या? बोलिए दीक्षा। बोलिए, कोई तकलीफ है तो बताइए इसमें। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड घटेगा।
जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड घटेगा। शोएब क्लियर है क्या? शोएब, संदेश, अनुष्का? क्या ग्राफ बना लिया जाए? क्या ग्राफ बना लिया जाए थोड़ा सा? तो अगर ग्राफ किसका बना है, तो आखिर मैं चाहता हूं कि ई कैसे वेरी कर रहा है सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से जो दूरी है उससे। तो पहला तो स्मॉल आर जब तक कैपिटल आर नहीं हो जाता है, यानी सरफेस तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक तो हमारा फील्ड जीरो है, तब तक तो हमारा फील्ड ही जीरो है। ठीक है, जैसे ही r इक्वल्स टू आर हम पहुंचते हैं वैसे ही हमारा फील्ड क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R का होल स्क्वायर। ठीक, सरफेस पे। उसके बाद फील्ड क्या होता है, उसके बाद फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फील्ड क्या होता है, घटता है। क्या सबको ये ग्राफ क्लियर है? क्या सबको ये वेरिएशन ऑफ ई विद आर क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ई कैसे वेरी करता है, तो आर, कैपिटल आर तक उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। सरफेस के अंदर तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन जैसे ही सरफेस के आगे दूर जाते हैं वैसे फील्ड क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। क्या सबको क्लियर है? क्या ये पूरा तीनों सरफेस क्लियर है? इनसाइड सरफेस, आउटसाइड। इनसाइड में जीरो क्योंकि चार्ज इनक्लोज जीरो है, सरफेस पे पूरा का पूरा चार्ज है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। आउटसाइड में स्मॉल आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है, पूछो। अनिमेश, डाउट है क्या? अब तुम 2 मिनट के बाद मुझे कहोगे सर अब बोर हो रहे हैं। कारण क्या है कि अभी मैं जो करने वाला हूं वो आपको लगेगा रिपीटेशन। अनुष्का, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अनुष्का फिर से समझिएगा, ग्राफ फिर से समझा रहा हूं बच्चों, उसको भी दिक्कत हुई है देख लो। अनुष्का, मैं ऐसा कह रहा हूं कि आप इसको ऐसे देखिए, मान लीजिए कि ये सेंटर O है। ठीक, और मैं चाह रहा हूं कि अगर सेंटर से डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, तो सेंटर से डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फील्ड कैसे वेरी कर रहा है। तो मैंने एक ब्रेक बना दिया है, कहां पे, R इक्वल्स टू कैपिटल आर, सरफेस तक। तो सरफेस तक तो आपका फील्ड जीरो है, सरफेस तक तो आपका फील्ड जीरो है। क्लियर है क्या? सरफेस तक तो फील्ड ही नहीं है। अनुष्का, ये क्लियर है क्या? जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक तो फील्ड जीरो है, पहले ये बता दो आप मुझे। अब मैं कह रहा हूं कि सरफेस पे जो फील्ड है मेरा वो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर। अचानक फील्ड इतना हो जाता है सरफेस पे, और इसके बाद बढ़ा रहे हैं तो फील्ड जो है वो डिक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। फील्ड क्या है, ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो आर बढ़ रहा है तो फील्ड घट रहा है। अनुष्का, क्लियर है क्या? अनुष्का, क्लियर है क्या? चलिए, अब एक और नया तरह का स्फीयर लेते हैं। पिछला वाला क्या लिया था, कंडक्टिंग स्फीयर। अगला क्या लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग हॉलोस्फीयर। नॉन कंडक्टिंग हॉलोस्फीयर, ठीक है, मतलब ये कंडक्टिंग नहीं है, ये चार्ज बाहर जाने वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसमें, कंडक्टिंग नहीं है, नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन हॉलो है।
अच्छा हॉलो है तो अंदर कुछ है ही नहीं तो चार्ज कहां रहेगा? अगर अंदर में खाली है, अपने दिमाग खोलो, दिमाग भी क्या है आपका? हॉलो है, खाली है, मानते हो कि नहीं? से यस। तो किसी ने नहीं कहा माना। तो आपका दिमाग भी बेसिकली क्या है? मान लो हॉलो है, ठीक है। दिव्यांशु कह रहा है नो, बहुत श्योर शॉट कह रहा है, चलो ठीक है। दीक्षा सिंह नो, ठीक है। चलो अब तो हम ही जानते हैं, है ना? तो शोएब सिंह यस, चलो कोई तो मिला। तो आप इसको मानिए कि हॉलो मतलब अंदर खाली। तो चार्ज के रहने की बाय डिफॉल्ट जगह सिर्फ क्या है? बाहर है। यानी आप कंडक्टिंग लो या नॉन कंडक्टिंग हॉलोस्फेयर लो, बात बराबर हो गया क्या? मुझे बताओ, अगर मैं ये कहूं कि नॉन कंडक्टिंग हॉलोस्फेयर ले लो या कंडक्टिंग स्फेयर ले लो, बात बराबर है क्या? सारा का सारा चार्ज कहां रिसाइड करेगा? सरफेस पे, बाहर में। किसी को कोई तकलीफ है क्या? जल्दी बताओ। अब 5 मिनट में बोरिंग काम करूंगा, 5 मिनट तक। किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ जल्दी से। मैं कह रहा हूं कंडक्टिंग स्फेयर में, क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि सारा का सारा चार्ज बाहर रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर की, तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, सारे के सारे चार्ज को कहां रहना पड़ेगा? सरफेस पे ही रहना पड़ेगा। बाहर का मतलब सरफेस पे। ठीक, चलिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ देखते हैं। चलो अब कहानी देखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ठीक, गॉसियन सरफेस बना दिया है। मुझे आप ही बताओ, क्यू इनक्लोज यहाँ पे जीरो नहीं होगा क्या? क्या यहाँ पे क्यू इनक्लोज जीरो नहीं होगा क्या? अगर क्यू इनक्लोज जीरो होगा तो सीधे सीधे इसमें भी दिमाग नहीं लगा सकते हैं क्या? ई इक्वल टू जीरो होगा। बोलिए। चलिए अब जल्दी बताइए। इनसाइड के किसी पॉइंट पे वेयर आर इज लेस देन कैपिटल आर, क्या फील्ड जीरो नहीं होगा? पूरा कहानी नहीं लिख रहा हूं मैं, कहानी एक ही है सब जगह। कंसिडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस आर। ये कहानी नहीं लिख रहा हूं बस। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इनक्लोज चार्ज जीरो है तो फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। जल्दी लिखो, कोई दिक्कत है तो पूछो। इनसाइड में, इनसाइड द कनेक्टर में क्या होगा? जीरो। जल्दी नोट करें सब लोग, सब एग्जाम में आता है। आर्यन थर्ड वही है, थर्ड वही है आर्यन, जो आप पूछ रहे हो। जो आप पूछ रहे हो थर्ड डेरिवेशन वही है। इसको जल्दी कर लेते हैं, ये रिपीट हो रहा है, सीधा सीधा मैं कह रहा हूं। जो पिछला केस पढ़ा था वही रिपीट होगा इसमें। नहीं, अगर पिछला वाला में समझ में आया था कुछ तो इसमें समझ लेना है। अगर पिछले वाले में कुछ भी समझ में नहीं आया था तो अगले इस वाले में समझ लो। लिख लो तो सही यस, ताकि हम आगे बढ़ सके। चलो सरफेस पे, यानी आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, सारा क्यू चार्ट दे रखा है। ठीक, जल्दी देख लेते हैं। चलो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू स्फेरिकल वाले में तो दिमाग इसलिए लगाना होता है कि एक ही सरफेस ही होता है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ,
ऐसा सीधा सीधा गॉस लगा दिया। पहला तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि इनक्लोज चार्ज इस बार पूरा कैपिटल क्यू होगा, इनक्लोज चार्ज होगा वो इस बार कैपिटल क्यू। ठीक बात। अब जल्दी जल्दी करते हैं। अब मैं क्या लिखूंगा, ई, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ई ई इंटू डी ए कॉस जीरो, ई डॉट डी ए का ई डी ए कॉस थीटा होगा, कॉस जीरो इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज कितना है कैपिटल क्यू। क्योंकि फील्ड हर जगह सेम है, क्योंकि फील्ड हर जगह सेम है, फील्ड हर जगह सेम है, तो मैं बाहर कर देता हूँ, कॉस जीरो का वैल्यू तो 1 ही होता है, कितना हो जाएगा डी ए का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज। टोटल एरिया कितना होता है, टोटल एरिया कितना होगा 4 पाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो क्या E इक्वल्स टू आ गया क्या, बोलिए क्लियर है क्या, अंशु क्लियर है क्या, क्या ये कहानी थोड़ी देर पहले भी हम तो पढ़े थे, बोलो कोई दिक्कत है क्या, शोएब, शुभम, शोएब डाउट है क्या, शोएब, शोएब क्या डाउट है पूछो। ठीक है, तो एक ई डॉट डी ए वाला काम है और एक इनक्लोज चार्ज निकालने वाला काम है, दो ब्रॉड मेन काम है अपने को गॉस लॉ लगाने के लिए। जल्दी लिख लो जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, थर्ड केस अभी बचा हुआ है आउटसाइड, मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे हो कि तीसरे केस में भी क्या होने वाला है। आयुष क्लियर है क्या, लिख लो तो एटलीस्ट से यस। चलो तीसरा देखते हैं, आउटसाइड द आउटसाइड द स्फीयर लिखना चाहिए, नॉट कंडक्टर, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक, फिर से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं फिर से, ई है, फिर से डी ए है, ई डी ए बना दिया, चलो फिर वही कहानी है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ,
total flux enclosed through the surface is equal to 1 by epsilon naught times total charge enclosed. फॉर्मूला नहीं बदलने वाला है. Q enclosed कितना है हमको भी पता है, पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज हो चुका है. ठीक है. E डॉट डी ए सबको पता है कि ये E इंटू डी ए का इंटीग्रेशन कितना हो जाना है 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड. तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर. बिल्कुल सेम केस है, बिल्कुल सेम केस है. मेरे लिए करना बहुत ही आसान है कि हम यहां लिख सकते हैं कि R इक्वल्स टू कैपिटल R तक जीरो रहेगा फील्ड, और उसके बाद फील्ड क्या होगा अचानक डिक्रीज करने लगेगा. क्लियर है क्या? मुझे लगता है समझाने की जरूरत नहीं है. अगर पूछना है तो पूछ लो. ये नहीं समझ में आया तो पिछला वाला भी समझ में नहीं आ रहा है तो बेटर है कि पूछ लो और खत्म करो इसको. याद रखना कंडक्टिंग स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर बात बराबर है. सारा का सारा चार्ज सरफेस पे लाई करेगा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. हम कुछ नहीं, और हमारे पास सारा का सारा चार्ज बाहर लाई करेगा तो इनसाइड में जीरो ही होना है दोनों में. सरफेस पे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R का होल स्क्वायर होगा और आउटसाइड में डिक्रीज करेगा. रोशन, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि मटेरियल्स कैसे, नेचर मेटल सा कैसा. कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली हम लोग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से कहते हैं. ठीक है, तो हम उस हिसाब से मटेरियल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन कंडक्टर है और कौन इंसुलेटर है या नॉन कंडक्टर कह सकते हो. ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए. यहां तक आई थिंक क्लियर है सबको. तीसरा वाला में थोड़ा दिमाग लगाएंगे. तीसरे वाले में थोड़ा दिमाग लगाना है, बस 10%. 90% तो सेम ही रहना है. हो गया? चलो चौथा डेरिवेशन हम तीन कर चुके हैं. एक लीनियर चार्ज, दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर, तीसरा हॉलो स्फेरिकल नॉन कंडक्टर, और चौथा कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एक नॉन कंडक्टिंग भी है और सॉलिड स्फीयर भी है. नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर अंदर खाली नहीं है इस बार. ठीक है, तो अगर अंदर खाली नहीं होगा तो मान लीजिए कि इसको हम टोटल Q चार्ज अगर देंगे, सिंपल सी बात समझिए, अगर हम इसको Q चार्ज देंगे तो ये जो Q होगा ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. चार्ज जो होगा वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. क्या लिख सकते हैं हम लोग, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट. चार्ज is uniformly distributed throughout. चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू, मतलब पूरे बॉडी में. इस बार सारा सरफेस बाहर नहीं, सारा चार्ज बाहर नहीं गया हुआ है, अंदर में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो अब इस बार मुझे P पे चाहिए, तो मुझे P पे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, P पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा. तो मेरा जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना वो यहाँ पे है Q इनक्लोज्ड. Q इनक्लोज्ड, इसके अंदर में कितना चार्ज होगा ये निकालने के लिए. तो मान लेते हैं ये गॉसियन सरफेस R रेडियस का है और टोटल रेडियस कितना है कैपिटल R. तो मैं अगर बोलूं कि पूरे वॉल्यूम में, अगर मैं बोलूं कि 4/3 पाई R क्यूब में
जो चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है, Q है। तो अगर मैं 1 यूनिट वॉल्यूम में बोलूं तो ये कितना हो जाएगा, Q बाई 4/3 पाई आर क्यूब। फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। अगर मैं बोलूं कि छोटे से वॉल्यूम गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, तो मैं कितना होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, Q बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास Q इनक्लोज की वैल्यू आ गई Q इंटू स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। मैं सबसे पहले चाहता हूं आप ये लिखें, बाकी चीजें बाद में होंगी। फिगर बनाने के बाद ये लिखें, सबसे बड़ा झोल इसमें यही था इसमें कि अब चार्ज इनसाइड में जीरो नहीं है, चार्ज पूरे स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने बोला यूनिटरी मेथड लगाया, सब लोग यूनिटरी मेथड समझते हो ना, कि 10 रुपए में 5 सेव तो 2 रुपए में कितना सेव होगा, ठीक। तो मैंने बोला कि इतने वॉल्यूम 4/3 पाई, पूरे वॉल्यूम में मेरा इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक यूनिट में कितना होगा, Q बाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर इतने स्मॉल वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, छोटे वाले गॉसियन सरफेस के अंदर, तो उसी के अंदर के चार्ज को क्या कहते हैं हम लोग, Q इनक्लोज्ड कहते हैं। क्या, जो उस छोटे वाले स्फीयर में चार्ज रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, Q इनक्लोज्ड। बताइए कोई दिक्कत है क्या, सब लोग एटलीस्ट से यस की समझ गए हो इसको। इस इनसाइड वाले में हमें चार्ज निकालना पड़ेगा कि अंदर में कितना चार्ज है उस छोटे से वॉल्यूम में। सिर्फ अनिमेश, आर्यन, दीक्षा, 3 लोगों को समझ आया है? आशुतोष, हर्षित, निखिल, नीलू, प्रत्युष, अमृत, प्रत्युष, प्रकाश, हितेश। चलिए अब हम लोग अपने पुराने काम पे आते हैं, ठीक है, पुराने काम पे आते हैं। क्या, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो दिमाग सिर्फ इसी में लगाना था बस, जो हमने लगा लिया में। तो क्या लिखेंगे फिर से, E डॉट डी ए, फिर वही हिसाब किताब, इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड का वैल्यू तो हम निकाल रखे हैं, और E डॉट डी ए में हम जानते हैं क्या होता है, फिर से वही बात होगी, E डी ए कॉस 0 का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू Q स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। क्लियर है? अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो फिर से cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, E बाहर आ जाएगा, और डीए का इंटीग्रेशन सबको पता है, अगले स्टेप में लिख दूंगा इसको, कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। जल्दी से सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, E इंटू 4πr², छोटे उस सरफेस एरिया कितना होगा उस गॉसियन सरफेस का, 4πr² होगा, इंटू Q बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। कैंसिल हो गया, एक बचेगा, फाइनल कितना आया फॉर्मूला, E इक्वल्स टू 1/4πε0 QR अपॉन कैपिटल आर क्यूब। याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q स्मॉल r बाई कैपिटल आर क्यूब। और इससे एक बात साबित होती है कि जो मेरा E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड भी बढ़ेगा। क्लियर है क्या?
जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड भी बढ़ेगा। क्या सबको मेरी बात समझ में आई क्या? E is directly proportional to small r. बोलिए। रिजल्ट हमारे पास जो आया वो क्या आया कि अगर आप आर डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फील्ड भी आपका बढ़ेगा। ठीक, याद रखना है इसको। बाकी अगले दो पार्ट में हमें दिमाग नहीं लगाना, हम इजी है। यही सबसे मेहनत करने वाला एक पार्ट था। क्यू इनक्लोज की वैल्यू निकाल लेना और पुट कर लेना है। या रोहित इज हियर। रोहित, रोहित मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। रोहित आपको अनम्यूट कर रहा हूं, जस्ट एक सेकंड। हेलो। यस सर। रोहित, संदेश, सौरभ और जस्ट मार्क देम एब्सेंट। बाबू रोहित उनको एब्सेंट मार्क कर दें आज एंड कॉल देम। ठीक है। चलिए, even if data shows present, mark them absent. ठीक है, they are not serious. एंड रविशंकर तो है ही। ठीक है, चलिए। एक सवाल मेरे पास है रोशन का। सर इसका ये भी रीजन हो सकता है कि आर बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा। बिल्कुल सही है रोशन, यही लॉजिक है। और क्या लॉजिक है? आर बढ़ रहा है तो चार्ज इनक्लोज बढ़ रहा है। सिंपल लॉजिक इतना ही है। दीक्षा ने पूछा सर पहले वाले केस में ई वॉज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर था और प्रोपोर्शनल टू आर। नहीं दीक्षा, इनसाइड में कभी नहीं हुआ अभी तक। दीक्षा अगर आपको आम को आम से कंपेयर करोगे ना, आप इनसाइड की बात करो तो पहले दोनों केस में इनसाइड में क्या था? जीरो था। इस केस में इनसाइड में ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? स्मॉल आर है। क्लियर है? इस केस में ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। ठीक है दीक्षा, सरफेस का और आउटसाइड, इनसाइड इनसाइड से कंपेयर करेंगे। ठीक है, सरफेस सरफेस का, आउटसाइड आउटसाइड का। लिख लिया सबने? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। सरफेस ऑफ द कंडक्टर की बात करते हैं। ठीक है, सरफेस ऑफ द कंडक्टर की बात। तो सरफेस ऑफ द कंडक्टर में फिर वही केस आ गया। स्मॉल आर जो मेरा रेडियस डिस्टेंस है वो कैपिटल आर के इक्वल हो गया। ठीक है, मैं एकदम कहूंगा रिपीटेशन का हद है इसमें। ठीक है, फिर से सारा चार्ज सरफेस पे लाई कर रहा है। सारा का सारा चार्ज सरफेस पे कह रहा हूं। चलो, सारा का सारा चार्ज तो अंदर ही लाई करेगा इसके। गॉसियन सरफेस बना दिया हमने। यही मेरा क्या है इस बार का? गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस है, नॉन कंडक्टिंग भी है, लेकिन इस केस में भी मेरा क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा? टोटल क्यू ही हो जाएगा। क्या क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा? क्यू। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो मैं अगर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लगाऊं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लगाऊं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, ये तो हर जगह लिखेंगे। अब ई सबको पता है, ये ई इंटू कितना हो जाता है? 4 पाई। इस बार तो कैपिटल का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू। तो क्या फिर से ई का वैल्यू कितना आ गया? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। दीक्षा बताइए, क्या सरफेस तीनों में सेम है क्या? दीक्षा बताइए, क्या सरफेस पे तीनों में सेम है क्या हालत?
बच्चों बताओ, क्या सरफेस पे तीनों में हालत सेम है? क्या फिर से फॉर्मूला सेम आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। सरफेस पे कोई दिक्कत है ही नहीं, एक ही काम करना है, लॉजिक भी बिल्कुल सेम है। तो एक्स्ट्रा दिमाग ये नॉट डेरिवेशन में भले करा रहा हूं, पर ये एक ही डेरिवेशन मान लीजिए इसको। ठीक, चलिए जल्दी लिखिए इसको, जल्दी नोट करें इसको। तीसरा वाला भी बिल्कुल सेम रहने वाला है। जब क्यू इनक्लोज पूरा का पूरा चार्ज हो गया, फिर कहां दिमाग लगाना है, फिर तो लॉजिक सेम ही रहेगा। आपका हाथ बैठ जाना चाहिए कैलकुलेशन में, बनाने में, गॉस लॉ लगाने में। मुझे लगता है इतना करने के बाद आप गॉस लॉ में आपके हाथ बैठ गए होंगे कि आप कैसे कैसे उसको करोगे। सब लोग डेरिवेशन की बार बार प्रैक्टिस करो, ये सबसे ज्यादा इसी से आना है सवाल। और बाद में आप डेरिवेशन को लेके परेशान भी रहते हो। लिख लिया हो तो बता देना। अब कुछ नहीं, इसके बाद लास्ट डेरिवेशन करूंगा और आज का क्लास एंड करूंगा। एक डेरिवेशन और बस। चलो आउटसाइड की बात करते हैं। आप बोलोगे कि सर ये तो फिर वही हो जाएगा। चलो, आर इस बार ग्रेटर देन कैपिटल आर, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है अपने पास। ये ठीक से स्फीयर तुम ड्रॉ कर लेना। ठीक, ये आर रेडियस का गॉसियन सरफेस बनाया। फिर से मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स is equal to 1 by epsilon naught times total charge enclosed, total charge enclosed। ठीक है, तो E डॉट डी ए इक्वल्स टू 1 by epsilon naught times total charge enclosed। ठीक है, क्या हो जाएगा, इससे E इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 4 pi r² इक्वल्स टू 1 by epsilon naught times टोटल चार्ज तो Q ही रहेगा, सारा का सारा चार्ज तो कहाँ पे, अंदर ही में है। तो E इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1/4 pi epsilon naught Q/r²। फिर सेम फॉर्मूला, गौर से देख लीजिए, आउटसाइड में भी तीनों की वजह से फॉर्मूला सेम और लॉजिक सेम है। कंडक्टिंग लो, नॉन कंडक्टिंग लो, हॉलो लो, सॉलिड लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आउटसाइड और सरफेस बिल्कुल सेम रहेगा। क्या सबको क्लियर है? तकलीफ तो इनसाइड में हुई है कि इस बार इनसाइड में जो मेरा रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा है। इस बार इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा है, R इक्वल्स टू कैपिटल R तक। उसके बाद ये डिक्रीज करना शुरू हुआ है। और कितना हुआ था ये वैल्यू, सरफेस पे कितना होता है, वन बाई 4 pi epsilon naught Q/r², Q बाई कैपिटल R का होल स्क्वायर। बोलिए क्लियर है क्या? अनुष्का, आपने कुछ सवाल पूछा है, सर ये सब फॉर्मूला पे क्वेश्चन आए तो कैसे पता चलेगा कि इनसाइड है या आउटसाइड? बताया जाएगा अनुष्का, वो तो बताना पड़ेगा आपको। टेंशन मत लो, हम खूब क्वेश्चन करेंगे अगले दिन। अगले दिन का शुरुआत इसी पे बेस्ड क्वेश्चन से करेंगे, आप लोग सब रिवाइज करके आओगे इसको।
ठीक, आप सब लोग इस पर रिवाइज करके आओगे, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक बात। रोशन आप क्वेश्चन कर सकते हो फ्लक्स पे, रोशन फ्लक्स पे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन अभी लास्ट क्लास का वेट कर लो, लास्ट क्लास का वेट कर लो, थर्ड एक्सरसाइज तभी कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्लास और, क्योंकि अभी मैंने डेरिवेशन तो कराए हैं, पर थोड़ा और क्वेश्चन कराना जरूरी था, तो अब क्वेश्चन भी कर लो थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन क्लास में क्वेश्चन अगले दिन कराऊंगा तब हो पाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि हम अगले क्वेश्चन पे नहीं जा सकते हैं, क्वेश्चन हम करेंगे अगले दिन, ठीक है। चलो, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स नेक्स्ट क्लास। डेरिवेशन थोड़ा देख लेना, गॉस लॉ के सारे लॉजिक पकड़ में आ गया, ये सबसे आसान टॉपिक है ये, ठीक है। ओके बच्चों, चलो हैव अ नाइस डे। दीक्षा के लिए सेंटर ओपन है, दीक्षा आपको मॉड्यूल चाहिए जाके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दीक्षा। दीक्षा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें। आर्यन हैंड रेस के, आर्यन पूछिए। तो लास्ट क्लास में स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल बॉल से जो इलेक्ट्रिक लाइन पास कर रहा था, तो उसका फाइनल निगेटिव में लिखेंगे या फिर पॉजिटिव? पॉजिटिव, पॉजिटिव। वो क्वेश्चन था स्फेरिकल से नहीं, वो कह रहा था कि कर्व्ड सरफेस से कितना बाहर आ रहा है। हम लोग निकाले थे पाई आर स्क्वायर वाले में, तो माइनस आया था, ठीक बात, क्योंकि एंटर कर रहा था, लेकिन निकल रहा था वो क्या होगा, प्लस। आर्यन फिर म्यूट कर, ठीक है।